चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर का छात्र है जिसके पास फुल जोश है। बिल्कुल। उसने अचानक ठान लिया है कि बस बहुत हो गया, अब तो कोडिंग में तहलका मचाना है। तो वो लैपटॉप खोलता है और जावा की 60-70 वीडियोस, मतलब एक ही सांस में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख डालता है। और उससे लगता होगा कि लॉजिक तो एकदम सेट है। हाँ बिल्कुल। हर वीडियो के बाद उसे फील आता है कि कॉन्सेप्ट उसकी मुट्ठी में है। उसे लगता है कि कोई भी ऑनलाइन टेस्ट आएगा ना तो वो चुटकियों में क्रैक कर लेगा। लेकिन फिर असली टेस्ट का दिन आता है, राइट? एग्जैक्टली। पहला कोडिंग टेस्ट शुरू होता है। स्क्रीन पर एक बहुत ही बेसिक सा लिंक लिस्ट का सवाल आता है और सन्नाटा। दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। हाँ, उंगलियां कीबोर्ड पर हैं लेकिन 1 इंच नहीं हिल रही, एक लाइन का कोड नहीं लिखा जा रहा। तो आज हमारी इस गहराई से की गई चर्चा का, इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सही कहा। हम आज मशहूर कोडिंग क्रिएटर लव बब्बर के एक बहुत ही प्रामाणिक वीडियो को डिकोड कर रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे 99% लोग कोडिंग सीखने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं और वो आजमाई हुई रणनीतियां क्या हैं जिनसे बिना समय बर्बाद किए माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों को क्रैक किया जा सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है ना कि ये जो ब्लैंक होने वाली कहानी है ये किसी रैंडम छात्र की नहीं है। अरे हाँ, ये तो खुद लव बब्बर की शुरुआती कहानी है। हाँ, जब उनके साथ ऐसा हुआ तब उन्हें समझ आया कि कोडिंग करने और कोडिंग करने का ढोंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो स्क्रीन के सामने ब्लैंक हो जाने वाली प्रॉब्लम है, इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब इतनी तैयारी के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे हमारी बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि हमारे सीखने का तरीका है। जब कोई लगातार ट्यूटोरियल देखता है ना तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। हाँ, तो एक फील गुड फैक्टर आ जाता है। एग्जैक्टली। उसे लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हो रहा है, लेकिन मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, मतलब योग्यता का भ्रम। वो क्रिएटर वाली बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने बताया था कि कैसे वो आराम से बिस्तर पर लेटकर हाथों को सिर के पीछे रखकर किसी नेट डूड जैसे यूट्यूब चैनल की दर्जनों वीडियोस लगातार देखते रहते थे। हाँ, और उन्हें लगता था कि 11वीं-12वीं के मैथ्स की तरह यहाँ भी सिर्फ स्क्रीन को घूरना काम आ जाएगा। लेकिन असल में वो सिर्फ पैसिव लर्निंग कर रहे थे ना। बिल्कुल। होता क्या है कि जब हम किसी इंस्ट्रक्टर को फटाफट कोड टाइप करते देखते हैं तो हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, तो दिमाग हमें बेवकूफ बनाता है कि ये काम हम भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोडिंग कोई थ्योरी नहीं है, ये मसल मेमोरी का खेल है। जब तक आप खुद कीबोर्ड पर हाथ नहीं चलाएंगे, नए न्यूरल पैटर्न्स नहीं बनेंगे। यार, इस पे मुझे वो स्विमिंग वाली एनालॉजी याद आ रही है। आप घर के सोफे पे बैठकर दुनिया के बेस्ट तैराकों की हजारों वीडियोस देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि सांस कब लेनी है। हाँ, थ्योरी पूरी रट जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको सीधे समुद्र में फेंक दिया जाए तो 100% डूबना तय है, क्योंकि आपने पानी तो छुआ ही नहीं। वही तो। और अगर मैं इसमें अपनी एक एनालॉजी जोड़ूं तो ये वैसा ही हुआ जैसे मैं दिन भर मास्टर शेफ देखूं, टीवी पर गॉर्डन रैमसे को परफेक्टली गाजर काटते देखूं और सोचूं कि आज रात में 5 स्टार बीफ वेलिंगटन बना लूंगी। एग्जैक्टली। जब तक मैं खुद चाकू नहीं पकड़ूंगा, मेरी उंगली नहीं कटेगी, तब तक मैं शेफ नहीं बन सकता। बिल्कुल सही तुलना है। तो इस पैसिव लर्निंग के जाल से बचने का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि सीधे सोल्यूशन की तरफ नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल। नियम ये होना चाहिए कि 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सिर्फ लॉजिक सोचना है। रुकिए, 2 घंटे एक ही सवाल पर? क्या ये आजकल के हिसाब से बहुत स्लो नहीं है? शुरुआत में स्लो लगता है, लेकिन यही वो कसरत है जो बाद में स्पीड बढ़ाती है। आपको पेन पेपर लेकर एग्जाम्पल्स के साथ ड्राई रन करना होता है। मतलब बिना कंप्यूटर के फ्लो चार्ट बनाना। हाँ, जब कागज पर क्लैरिटी आ जाए तब जाके कोड लिखो और सबमिट करो। यही है असली स्विमिंग पूल में उतरना। ठीक है, मान लिया कि कोई पूल में उतर गया, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन अगर उसे यही नहीं पता कि तैरकर जाना कहाँ है तो? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिशा भटकना बिगिनर्स की सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, मतलब मेहनत हो रही है पर डायरेक्शन गलत है। जब क्रिएटर ने शुरुआत की थी ना तो उन्होंने B+ ट्रीज या AVL ट्रीज जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर हफ्ते बर्बाद कर दिए थे, जो शायद 1000 में से मुश्किल से 1-2 कंपनियां पूछती हैं। एग्जैक्टली। और सिर्फ यही नहीं, लोग टॉपिक्स के बीच जंप बहुत करते हैं। आज एरे पढ़ा, कल सीधे DP डायनामिक प्रोग्रामिंग पर कूद गए, फिर वापस ट्री पर आ गए। इससे तो सिर्फ हाफ बेक्ड नॉलेज ही मिलेगी ना, आधी अधूरी जानकारी। 25,000 रुपए देने पड़ते थे।
लेकिन आज इंटरनेट पर C++ और जावा के कोर्सेज मात्र 1 रुपए तक में मिल जाते हैं। तो अब कोई बहाना नहीं है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर सही रोड मैप, सही लर्निंग ऑर्डर है क्या। सबसे पहले किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर मजबूत पकड़ बनाइए। C++ हो, जावा हो या पाइथन हो। मतलब लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है। हाँ, उसके बाद बेसिक्स आते हैं जैसे एरे और स्ट्रिंग। लेकिन इसके बाद जो पड़ाव आता है ना, वो पूरी जर्नी का सबसे नाजुक हिस्सा है। कौन सा पड़ाव? रिकर्शन। अरे बाप रे, रिकर्शन। ये नाम सुनते ही बिगनर्स को पसीना आ जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? इसे रशियन डॉल वाले खिलौने की तरह समझिए, जहाँ एक बड़ी गुड़िया के अंदर छोटी गुड़िया होती है। हाँ, और वो तब तक खुलती है जब तक सबसे छोटी ठोस गुड़िया ना मिल जाए। बिल्कुल। कोडिंग में भी एक फंक्शन खुद को कॉल करता रहता है जब तक एक बेस केस ना आ जाए। अगर रिकर्जन कमजोर रह गया तो आगे का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ये एक फाउंडेशन है, इसके बिना कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, ना तो लिंक लिस्ट पल्ले पड़ेगी, न ट्रीज, और डीपी या ग्राफ तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इस रोड मैप को सुनकर मुझे वीडियो गेम की फील आ रही है। आप लेवल 1 पार किए बिना सीधे बॉस फाइट में नहीं कूद सकते। एग्जैक्टली। अगर सीधे बॉस से जुड़ेंगे तो हार पक्की है। हाँ, मतलब पहले बेसिक्स, फिर एरे, फिर रिकर्शन का मुश्किल लेवल, फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट्स और तब जाकर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। ये वीडियो गेम वाली एनालॉजी बहुत सही है, क्योंकि ये हमारे मनोबल से जुड़ी है। और मनोबल से याद आया, जब कोई इस बॉस फाइट में फंसता है तब क्या होता है? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग मुश्किल सवाल देखकर 10-15 मिनट में ही हार मान लेते हैं। हाँ, तुरंत एडिटोरियल या यूट्यूब सोल्यूशन खोल लेते हैं और सोल्यूशन देखते ही एक झूठी तसल्ली मिलती है कि ओ, ये तो मुझे आता था। लेकिन इंटरव्यू में तो कोई हिंट देने वाला नहीं बैठा ना। बिल्कुल नहीं। इंटरव्यूअर ये नहीं देखना चाहता कि आपको जवाब रटा हुआ है या नहीं। वो ये देखना चाहता है कि जब आप हंसते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे काम करती है। लेकिन मैं एक बिगिनर की तरफ से सवाल पूछना चाहूंगा। कहा जाता है कि 45 मिनट तक बिना जवाब देखे ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड रूल है। लेकिन एक बात बताइए, क्या इससे बिगिनर्स में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगा, उनका तो मनोबल ही टूट जाएगा? अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन ही असल में दिमाग की कसरत है। अच्छा। जैसे जिम में जब दर्द होता है तो मतलब मांसपेशियां बन रही हैं, वैसे ही वो 45 मिनट की चिड़चिड़ाहट आपके दिमाग में नए रास्ते बना रही हैं। तो उन 45 मिनट का सही इस्तेमाल कैसे करें? आपको अलग अलग अप्रोच आजमानी है। 15-20 मिनट बाद अगर बिल्कुल कुछ पल्ले ना पड़े तो बस डेटा स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिंट देख लें, पूरा सोल्यूशन कभी नहीं। और मान लीजिए आखिर में हार मानकर सोल्यूशन देखना ही पड़े, तब क्या करें? अगर देखना पड़े तो उसे समझकर बंद कर दें, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें। हाँ, फिर एक नई फाइल खोलकर खुद टाइप करें। एग्जैक्टली। अगर बीच में फंस जाएं तो फिर से नई फाइल खोलें और लाइन 1 से शुरू करें। यार, ये तो काफी हार्डकोर है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है 7 दिन का रूल। 7 दिन बाद उसी सवाल को बिना देखे दोबारा सॉल्व करें। ये सही है। और ये 45 मिनट वाली बात का गूगल से भी तो कुछ कनेक्शन है ना? हाँ, गूगल का जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है वो एग्जैक्टली 45 मिनट का ही होता है। और मजे की बात यह है कि अगर आपने सवाल सॉल्व कर भी दिया तो वो छोड़ते नहीं है, फॉलो अप सवाल दागना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वो पूछेंगे, ये ही डेटा स्ट्रक्चर क्यों चुना? क्या इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर हो सकती है? अगर कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल रखें। टाइम मतलब कोड कितनी तेज है, और स्पेस मतलब कंप्यूटर की कितनी कम मेमोरी ले रहा है। सही कहा। इसलिए अकेले तैयारी करते वक्त भी खुद से ये फॉलो अप सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा प्रेशर भी तो होता है। आप 45 मिनट एक सवाल में फंसे हैं और पता चलता है कि साथ वाले ने 100 सवाल कर लिए। इसे ही कंपैरिजन ट्रैप या तुलना का जाल कहते हैं। हाँ, मतलब किसी दोस्त ने 4 भारी प्रोजेक्ट बना लिए, या अखबार में खबर आ गई कि किसी का 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया। इससे सिर्फ हफ्तों का समय बर्बाद होता है और स्ट्रेस बढ़ता है। वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता। तो इन सब का क्या मतलब है? इस जाल से कैसे बचें? मतलब ये है कि 100 सवालों की लिस्ट के पीछे अंधाधुंध भागना बंद करें। सारा फोकस पैटर्न्स को समझने पे होना चाहिए। पैटर्न्स, थोड़ा और बताइए इसके बारे में। एक पैटर्न गहराई से समझ लिया तो आप उस पे बेस्ड 1000 अनजान सवाल भी सॉल्व कर लेंगे। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल। और अगर कोई टियर 3 कॉलेज का छात्र है जिसने शुरू के 1-2 साल बर्बाद भी कर दिए, क्या वो कवर अप कर सकता है? 100%। अगर वो इस पैटर्न वाली रणनीति को 7-8 महीने लगातार फॉलो कर ले तो वो बिना दिशा के मेहनत कर रहे लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा।
और लव बब्बर ने खुद इसी तरीके से Amazon और Microsoft क्रैक किया था। बिल्कुल, ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। तो अगर आज की चर्चा को समेटें, पैसिव लर्निंग के धोखे से बाहर आएं, पूल में कूदें, रिकर्जन पर फोकस करें और सही लर्निंग ऑर्डर फॉलो करें। और वो 45 मिनट के फ्रस्ट्रेशन से बिल्कुल ना घबराएं। एग्जैक्टली, पैटर्न्स पर ध्यान दें और उस 1.5 करोड़ वाले पैकेज के शोर से खुद को दूर रखें। और जो लोग रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं वो कोड हेल्प यूट्यूब चैनल की फ्री C++ और जावा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पता है, ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है, ये मेटा लर्निंग की बात है। अगर श्रोताओं ने सीखने का तरीका मास्टर कर लिया तो उनकी बहुत सारी ऊर्जा बचेगी। बहुत सही बात। लेकिन इस पूरे मेटा लर्निंग के कॉन्सेप्ट से मेरे दिमाग में एक प्रोवोकेटिव विचार आ रहा है। वो क्या? अगर ये सिर्फ देखने और सुनने वाली पैसिव लर्निंग इतनी ही खोखली है तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्कूल कॉलेज आज भी सिर्फ ब्लैक बोर्ड और लेक्चर्स पर क्यों टिके हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या बचपन से ही हमें असली ज्ञान की जगह सिर्फ नॉलेज का ढोंग करने की ट्रेनिंग दी जा रही है? श्रोताओं को इस सवाल पर खुद विचार करना चाहिए, क्योंकि सोचने के लिए बहुत कुछ है। इसी के साथ हम आज की ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।